नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कंबाइंड क्लासेस जैसे कि हम इंग्लिश की करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे उसकी क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने क्लास नंबर 4 देखी थी, जिसमें हमारा टॉपिक प्रपोजिशन ही था, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा था। यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे क्लास नंबर 5 के अंतर्गत हमारा टॉपिक प्रपोजिशन, जिसका पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हमने जैसे पहले वाले पार्ट में देखी थी और कुछ प्रपोजिशन भी जो है वो देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ प्रपोजिशन की हम बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे बाकी और भी बहुत से हैं, उनको सीरियल से जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन की। तो अगर केवल अर्थ की बात करें इनका, तो किसके सेंस में होता है? आप कहेंगे मे के अर्थ में इसका अर्थ होता है, इन के अर्थ में। अब सेंटेंस में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा समय, यानी कि टाइम के जो है वो संबंध में। सबसे पहला समय, जैसे मैं आपसे कहूं कि आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल, मैं जनवरी में जो है वो पैदा हुआ था, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? इन का यूज कर रहे हैं समय के संबंध में। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख भी देता हूं। आई वॉज बॉर्न डैश जनवरी, नहीं अप्रैल, क्योंकि मेरा बर्थडे होता है 17 अप्रैल को, इसीलिए मैंने चलिए अप्रैल लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? इन फिल करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? समय के संबंध में और में अर्थ निकल रहा हो तब आपका इन यूज होता है। और किस किस प्रकार से हो सकता है? तो आप जैसे कहेंगे समय के अर्थ में ही आपका क्या हो सकता है? तो इन 2 ईयर्स, जैसे हम कहते हैं इन 2 ईयर्स, तो ये भी यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? 2 साल, यानी कि समय की बात की जा रही है। और हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि इन 1 डे, तो हम क्या कहेंगे कि एक दिन में, यहाँ पर भी देखिए समय की बात की जा रही है। या हम कह सकते हैं इन कोई भी ईयर ले लीजिए, 2006, तो इन 2006 यानी कि 2006 में। इसी प्रकार 2012 में। और क्या हो सकता है समय के सेंस में? तो आपके अलग अलग होते हैं, समर्स विंटर्स, तो आप क्या कह सकते हैं? इन समर्स, SUMMERS, यानी कि गर्मियों में। इसी प्रकार सर्दियों के लिए हम क्या कहेंगे? इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में। और एक ही पर्टिकुलर डे की अगर बात करें, तो जैसे कि सुबह शाम हम यूज करते हैं, तो इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग आपका ज्यादा सही होगा। इन द मॉर्निंग, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? सुबह में। या इसी प्रकार इन द इवनिंग, यानी कि शाम में। तो आपने समझा कि किस किस प्रकार से समय के अर्थ में ही इसका अलग अलग जगह जो है वो यूज हो सकता है। इसी प्रकार जैसे कि आपका मंथ के लिए यहाँ पर भी यूज हुआ है, तो मंथ भी आपका एक समय दर्शाने के लिए होता है, इन जनवरी, इन मार्च, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी? जब किसी बड़े बड़ी जगह की बात की जा रही है, चाहे वो कोई देश हो गया या कोई शहर हो गया, तो हम क्या कहेंगे? विद लार्ज प्लेसेस, विद लार्ज प्लेसेस। अब इसमें हमारा कंट्री भी आ सकता है, कोई कंट्री का नाम हो गया, या आपका सिटी भी आ सकता है, या आपका टाउन आ सकता है। तो ऐसे ही एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि आप क्या लिखेंगे? इन लंदन, तो ये आपका इसी के अंतर्गत आ गया। या इन दिल्ली आप लिखते हैं, आई विल लिव इन दिल्ली, इस टाइप से, तो आपका ये भी इसी प्रकार आ जाएगा। तो ये आपने देखा किसमें? लार्ज प्लेसेस के संबंध में। पहला हमने देखा था समय के संबंध में। अब देखते हैं जो हमारा एक्चुअल यहाँ पर मतलब था, यानी कि में, जो मैंने बताया था इन में के अर्थ में आता है, तो किसी वस्तु के अंदर के संबंध में अगर आए तब। इसको मैं सब डिलीट कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम तीसरा? कि किसी वस्तु या इन सम ऑब्जेक्ट, आप लिख सकते हैं इन सम ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप क्या कहें कि इन जग, यानी कि जग में,
इसी प्रकार इन मोबाइल, या इसी प्रकार कह सकते हैं इन बुक। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो और उसके अंदर, जैसे किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं किताब पर पढ़ रहे हैं तो किताब झांकने का काम। तो इस प्रकार से जो सेंस निकलता है उसको ध्यान देते हुए आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी। अब क्या करते हैं, हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ही आपको मेन समझने हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके आते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ही जो है वो आते हैं। वी हैव रीड इट, फिल इन द ब्लैंक्स, बुक। ये आपका हो गया। कहने का मतलब क्या है, हमने या किताब में पढ़ा जो है वो है। ये आपकी इसकी हिंदी हो जाएगी। इसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं जो ऊपर हमने अभी देखे थे प्लेस के संबंध में, उस पर बेस्ड है। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, ही विल स्टडी डैश अमेरिका। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, तो ये आपका प्लेसेस के संबंध में हो गया था। और समय के संबंध में मैं एक और देख लेता हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आई विल लीव डैश हाफ एन आवर। तो ये देखिए आपके तीन हैं। अब देखिए इसको समझिए और खुद से जो है वो फिल कीजिए। सबसे पहला कह रहा है कि वी हैव रीड इट डैश बुक। तो आपका सेंस अर्थ का क्या निकलेगा इस सेंटेंस का, कि हमने, वी मतलब हमने, हैव मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब सभी पता होने चाहिए कहाँ किस में जो है वो लगती है। तो वी हैव रीड इट यानी कि हमने या किताब में पढ़ा था, सेंस निकलेगा। तो यहाँ पर बुक्स में पहले क्या आएगा, इन आएगा, इन बुक। और मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बात की जाए, जैसे यहाँ पर जो पुस्तक है इसके अंदर की बात की जा रही है, इन जग, इन बुक, इन मोबाइल, तो आपका क्या आता है, इन आता है। पहला आपने देख लिया। तो दूसरा, ही विल स्टडी डैश अमेरिका। अब स्थान के संबंध में मैंने आपसे क्या कहा कि बड़ी जगह के संबंध में आता है, जैसे कोई देश हो गया, कोई शहर हो गया आदि में। तो यहाँ पर आपका अमेरिका यूज हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो आपका ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अर्थ क्या होगा कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। यहाँ पर विल लगा हुआ है, फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि करेगा। तीसरा आपका क्या है, आई विल लीव डैश हाफ एन आवर। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, समय के संबंध में, जिसमें मैंने आपको बताया था इन 2006 हो गया, इन 2012, यानी कि इस प्रकार से हो गया, या कह सकते हैं समय की बात की जा रही है तो यहाँ पर हाफ एन आवर लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। हिंदी आप क्या कहेंगे कि मैं आधे घंटे में जो है वो निकलूंगा। निकलूंगा मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। विल यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, जो कि आपका फ्यूचर को डिनोट करती है। इसीलिए मैंने जो सबसे पहला टॉपिक था उसको टेंस ही जो है वो चुना था। मैंने टेंस इससे पहले की पहली क्लासेस में पूरा फिनिश कर दिया था, ए से लेकर जेड तक। जैसे जैसे वहाँ से चेंज करने को पूछा जा सकता है, जो जो आपको याद रखना है, ताकि आप ये सब चीज़ें समझ सकें। अब ऐसे में आपसे कहता विल क्यों निकलूंगा उसका अर्थ निकलेगा, तो आपको नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर आपका तीसरा भी हो गया। तो हमने किसको समझा, इन को समझा। अब इन से ही संबंधित या मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है आपका इनटू। अब हम देखेंगे इनटू को। वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ में आए तो लाइक अवश्य वीडियो को कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत की जा रही है। जो आप एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 2-2 5-5 मिनट में इसको ढूंढना पड़ता है कि आपको वो अच्छे से समझ में आए, जो आपको एग्जाम्पल को जो भी रूल बताया जा रहा है उससे रिलेट कर सकें। तो इन सब में बहुत मेहनत आपके लिए की जाती है। तो अपना आप फर्ज निभाते रहिए वीडियो को लाइक करके। उम्मीद है अब तक आप कर भी जो है वो चुके होंगे। बात करते हैं चलिए अब इनटू की। अब इनटू का क्या अर्थ होता है, अगर नॉर्मल की बात करें तो इसका भी अर्थ में के सेंस में ही जो है वो निकलता है। इसमें और पहले वाले में अंतर आपको समझना है।
तो बस एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है, वो है गतिशील, जिसे हम कहते हैं मोशन। वो आपका किस में होगा, वो आपका इनटू में होगा। चलिए ब्रैकेट में मैं गतिशील भी लिख देता हूँ, तो हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम आपको अच्छे से समझ में आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त जो है वो जो स्थिति होगी वो किसकी होगी, वो होगी इस इनटू की, क्योंकि उस वक्त क्या है, मैं गतिशील अवस्था में हूँगा। अगर मैं इसी को सेंटेंस के रूप में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ही इज गोइंग डैश द रूम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस के आगे इस प्रकार से इन और ऑब्लिक इनटू दिया होता है। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि इन का भी अर्थ में होता है, इनटू का भी अर्थ में होता है। अब यहाँ आप क्या लगाएं, तो मैंने क्या बोला कि जब मोशन यानी कि गतिशीलता की बात की जाए, मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त की जो मेरी स्थिति होगी वो क्या होगी, गतिशील होगी, तो उसे हम इनटू कहेंगे। यहाँ पर भी अगर देखिए ही इज गोइंग डैश द रूम, यानी कि वो कमरे में जा रहा है। अब वो कमरे में जा रहा है तो उसकी गतिशील अवस्था है, तो यहाँ पर इन जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर इनटू जो है आपका आएगा। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। एग्जाम्पल से आप अगर समझेंगे तो आप इसे याद रखेंगे, पेपर में कर पाएंगे। तो ही इज गोइंग इनटू द रूम आपका सही हो जाएगा। और नॉर्मली आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी के अंदर जो है वो एंटर कर जाए। जैसे कि आप रूम के अंदर एंटर करते हैं, आप पानी में छलांग लगाते तो पानी के अंदर एंटर करते हैं, ये भी इसका एक सेंस जो है वो निकलता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और चीजें जो है वो क्लियर हों। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इन आएगा या इनटू आएगा। अब मैंने अभी क्या बोला आपसे, जब गतिशील की बात की जाए, कोई चीज़ किसी में एंटर की बात की जाए, तो आप यहाँ पर देखेंगे द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, यानी कि लड़का पानी में कूद गया। तो इन आएगा कि इनटू आएगा, आप कहेंगे इनटू आएगा। बिल्कुल आपका सही है, इनटू यहाँ पर आएगा, क्योंकि गतिशीलता की बात की जा रही है, या जब कोई चीज़ किसी में एंटर कर रही है तो उसके सेंस भी यहाँ पर लग रहा है, तो ये इनटू आपका सही हो जाएगा। अर्थ निकालेंगे तो में ही निकलेगा, पर रूल आपको इस प्रकार से छोटे छोटे याद रखने हैं। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल इसका। जैसे मैं आपसे कहूं कि द कार डैश्ड द कार डैश्ड इनटू द, अब यहाँ पर मैंने तो इनटू लिख ही दिया है आपके लिए, चलिए लिख के ही बता देता हूँ, इनटू द शोरूम। ये जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, यहाँ पर इनटू जो है इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा। द कार डैश्ड यानी कि कार जो है वो टकरा के इनटू द शोरूम, यानी कि जो शोरूम है उसमें घुस गई। कार टकरा के शोरूम में घुस गई यानी कि एंटर कर गई। बात को समझिए आप, आपको इसी प्रकार से जोड़ना है। यहाँ पर अभी आप वही कंडीशन देख रहे हैं, द कार डैश्ड इनटू द शोरूम, तो मोशन गतिशीलता की व्यवस्था है, तो यहाँ पर आपका इनटू जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारा अगला, और वो है अंडर। इसको अब समझते हैं। बेसिक अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है के नीचे। बेसिक अर्थ आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आप सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर कौन कौन से जो हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन, फिर उसमें से आप छांटते हैं कौन सी यहाँ पर शर्त जो है वो फिट बैठ रही है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से टच ना हो आपस में, या किसी के नीचे पर बिना पूरी तरीके से छुए, वहां पर आपका अंडर जो है वो
यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, तो पेड़ की जो शाखाएं होंगी, ऊपर जो भी उसकी डंडी होगी, वो तो नहीं मुझे छुएगी। तो इस तरह यूज आपका अंडर हो जाएगा। या मैं आपसे ये भी कहूँ कि अगर मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ हूँ, तो टेबल तो मुझे पूरी तरीके से छुएगी नहीं, तो आप वहाँ भी इसी प्रकार यूज कर सकते हैं। ये चीज मैंने क्यों बताई कि कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट के नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो पूरी तरीके से अगर नहीं छुएगा तभी आपका जो है अंडर का यूज होगा। ये चीज मैंने इसलिए बताई। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई तकिया है और तकिया के नीचे कोई पत्र रखा हुआ है, तकिया के नीचे कोई पत्र रखा हुआ है, तो आप बताइए जो तकिया है वो उस पत्र जो है उसको पूरी तरीके से छुएगा कि नहीं छुएगा? आप कहेंगे बिल्कुल छुएगा, जब उस पर तकिया रखी जाएगी तो वो पूरी तरीके से छू लेगा। अब किसी चीज के नीचे के सेंस में तो अभी तक आपने अंडर पढ़ा है, किसी भी चीज के नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने अंडर पढ़ा है और यहाँ पर आप अंडर लगाकर चले आएंगे। पर अगर आप मेरी इस बात को याद रखेंगे कि ये भी आपको देखना है कि वो चीज टच कर रही है कि नहीं, तो आप यहाँ पर अंडर नहीं लगाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या लगता है? तो ऐसी स्थिति में आपका बीनीथ लगता है, BENEATH, बीनीथ या अंडरनीथ भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लग जाता है, पर यहाँ पर जो टच ना हो तो वहाँ पर अंडर लगता है। कुछ एग्जाम्पल से क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि राम इज हिडन अंडर की जगह डैश लगा होगा द बेड। इसी प्रकार और क्या हो सकता है, जैसे कि मॉम इज सिटिंग डैश द ट्री, ये आपका हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को पहले देख लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे, राम इज हिडन डैश द बेड। तो जो राम है वो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिस्तर और जो राम है वो आपका अलग अलग है, टच तो कर नहीं रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर अंडर जो है वो यूज करेंगे। और नीचे के सेंस में भी आपका आ रहा है, मैंने बताया था किसी के नीचे पर भी आपको अर्थ देखना है, तो राम इज हिडन अंडर द बेड आपका हो जाएगा। सेम चीज मॉम इज सिटिंग डैश द ट्री। अब सिचुएशन में अलग अलग देखें तो यहाँ पर ऑन भी लग सकता है कि मॉम इज सिटिंग ऑन द ट्री, पर मैंने क्या कहा, ब्रैकेट में आपको अधिकतर लिखा देखने को मिलता है कि इसमें इसमें आपको सेलेक्ट करना है। और अगर नहीं लिखा है तो ऐसा आपसे पूछा ही जाता है कि पर्टिकुलर वहां पर सिंगल ही जो है वो यूज हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री आपका सही हो जाएगा। सेम ऊपर वाली सिचुएशन आपकी लग जाएगी। इसी प्रकार एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मेन आपके एग्जाम्पल ही की प्रैक्टिस पर बेस्ड सारी चीजें हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, माई फीट आर डैश द टेबल। इसका अर्थ का आप क्या निकालेंगे कि मेरे जो पैर हैं वो या मेरे जो पाँव हैं वो टेबल के नीचे हैं। तो टेबल और जो पाँव हैं यानी पैर हैं वो अलग अलग हैं, टच नहीं हो रहे हैं। और किसी चीज़ के नीचे की बात की जा रही हो तो दोनों अगर कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी इसी प्रकार आपका अंडर जो है वो आ जाएगा, माई फीट आर अंडर द टेबल। इसी प्रकार और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। अब एक और कंडीशन होती है, उसको और देख लीजिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, अंडर में ही अगर बात करें तो आप कहेंगे कि किसी चीज के उपयोग की बात करें तो उससे कम के अर्थ में जो है भी अंडर का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सी वॉज डैश एज। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो मैंने बताया उसी के संबंध में, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, अंडर एज। मैंने आपको क्या कहा कि इसका उपयोग से कम के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे लेस देन, यंगर देन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसके अर्थ के सेंस में। तो सी वॉज अंडर एज आपने काफी बार सुना भी होगा, तो उस अर्थ में भी आपका होता है।
बाकी आपका इसमें जो है वो इतने ही आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका जो है वो ऑफ। आधा घंटा तक ही हम देखेंगे, जितने इसमें कंप्लीट हो जाएंगे उतने देखेंगे। बाकी जो बचे हैं वो फिर हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर फिर आपको भी बोरिंग लगेगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आधा घंटा तक देखेंगे। 20 मिनट की क्लास अभी तक जो है वो हो चुकी है। का, की, के, इस प्रकार के ऑफ के अर्थ के सेंस की अगर बात करें, नॉर्मल अर्थ की, तो जो है वो निकलता है। अच्छा, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अभी अंडर देखा, तो अंडर से रिलेटेड आपका अंडरनीथ भी होता है, तो बीनीथ भी होता है, उसको देख लेते हैं फिर हम ऑफ को देखेंगे। आपका क्या होता है बीनीथ, जो मैंने अभी आपको बताया था, बीनीथ BENEATH होता है, और आपका अंडरनीथ भी होता है इसी का। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि यह इससे जस्ट पहले वाले से ही रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया एक एग्जाम्पल के जरिए कि कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वो यदि आपका आपस में टच हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक तकिया और एक जो लेटर है, पत्र है, उसको समझा कर बताया था कि वो टच हो रहे हैं, तो उस सेंस में आपका बीनीथ का यूज जो है वो होता है, या अंडरनीथ का यूज जो है वो होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम, यानी कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। लिख भी देता हूं मैं, क्योंकि हो सकता हो कुछ लोग नोट्स वगैरह बना रहे हो। माई रूम इज डैश योर रूम, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका अंडरनीथ जो है वो आ जाएगा, यानी कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, यानी कि मेरा घर आपके घर के नीचे है। जैसे यहाँ पर रूम के संबंध में एग्जाम्पल हो गया, तो इसी प्रकार आपसे हाउस के संबंध में भी जो है वो पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि माई या पैसे तकिए के नीचे है, तो द मनी इज अंडरनीथ बिलो, इस प्रकार से वो मैंने आपको बता दिया था। अब बीनीथ वाले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप क्या कहें, द पेन इज डैश माई कॉपी, ये आपका सेंटेंस है। द पेन इज बीनीथ माई कॉपी आपका हो जाएगा। अर्थ क्या निकलेगा कि पेन मेरी कॉपी के नीचे है, तो यहाँ पर आपका बीनीथ जो है वो आ जाएगा। इसी प्रकार आपके और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि हर फोटोग्राफ इज फिल इन द ब्लैंक्स माई बुक। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर डीएलएड के, तो अधिकतर क्या किया जाता है प्रश्न में, उसी से मिलते जुलते जो होते हैं वो ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा आपसे कि बीनीथ या अंडर, अब आपको पहचानना होगा कि हर फोटोग्राफ इज अंडर माई बुक या बीनीथ माई बुक। अब आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ आपकी जो है वो किताब के नीचे है, यानी कि उसकी तस्वीर मेरे किताब के नीचे है, यानी दोनों टच हो रही हैं। और टच के संबंध में आपका बीनीथ या अंडरनीथ में से आप लिखते हैं, तो यहाँ पर बीनीथ जो है आपका आप लिख सकते हैं। तो बेसिक आपको बीनीथ और अंडरनीथ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वही जो हम देख रहे थे, यानी कि ऑफ। ऑफ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑफ का मैंने अर्थ क्या बताया था, का के संबंध में, की के संबंध में, या के संबंध में। अर्थ की अगर बात करें तो, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो, प्रशांत इज ब्रदर डैश राहुल। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशांत इज ब्रदर डैश राहुल, तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रशांत है वो राहुल का भाई है, का भाई है, अर्थ निकल रहा है, और उसके सेंस में ऑफ आपका लगता है प्रशांत इज ब्रदर ऑफ राहुल, आपका सही हो जाएगा।
इसी प्रकार और एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल, यानी कि वो बिरला या वो लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है उसका विद्यार्थी है। तो का उसका विद्यार्थी का सेंस निकल रहा है, तो वहाँ भी आपका इसी प्रकार से ऑफ जो है वो लग जाएगा। अच्छा, अगर इसी का की के जो मैंने लिखा था इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि शो द रिलेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि वो प्रशांत जो है वो राहुल का भाई है, तो क्या एक रिलेशन की बात की जा रही है, वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, तो रिलेशन की बात की जा रही है, तो का वहीं पर तो आपका अर्थ जो है वो निकलेगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका ऑफ होता है जहां पर वो डबल एफ होता है, यानी दो एफ होते हैं, तो उसको आप देखते हैं। ये वाला ऑफ हमने देख लिया, इतनी चीजें इसमें आती हैं और कुछ नहीं है। दूसरा होता है जो वो होता है ओ डबल एफ। इसकी अगर बात करें तो साधारण अर्थ से के अर्थ में होता है, और अगर बात करें इसके रूल की तो आप कह सकते हैं कि कोई भी सतह है उससे अलग होना। क्या चीज है? किसी सतह से अलग होना। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझाऊं, तो अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। तो जब अलग होगा तो आप क्या कहेंगे? ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा। और अगर बात करूं, जैसे कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर भी यहाँ पर पेड़ की जो सतह है उसको छोड़ेगा तभी तो वो दूसरी जगह कूदेगा, तो वहां भी इस प्रकार से ऑफ का यूज हो जाता है। और अगर बात करें तो वाहन से भी उतरने पर आप वाहन से अलग होते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, पर वहां पर केवल ऑफ नहीं यूज होता है, वहां पर आपका गेट ऑफ जो है वो यूज होता है। क्या यूज होता है? गेट ओ डबल एफ ऑफ, जब वाहन से उतरने की बात जो है वो आती है। और इसी प्रकार हवाई जहाज में भी आप देखते हैं तो एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, सतह से अलग हो रहा है, उससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हवाई जहाज में काफ़ी बार आपने टेक ऑफ सुना होगा, तो एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय जो हवाई जहाज है वो भी आपका कह सकते हैं एयरपोर्ट की जो सतह है उसको छोड़ता है, यानी कि लीविंग अ सरफेस आप जो है वो कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा कि आई पिक्ड द मोबाइल डैश द बेड। ये आपका जो है वो सेंटेंस है। अब इसका अर्थ समझिए क्या? मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, उठा रहे हैं मोबाइल को, तो उसकी जो सतह है उससे वो अलग हो रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, यानी कि ओ डबल एफ आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके रूल रेगुलेशन होते हैं। देखते हैं एक और आपका इसी प्रकार से एग्जाम्पल, जैसे कि मंकी जम्प्ड डैश द ट्री। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऑफ द ट्री। क्यों? बंदर पेड़ से कूदा, उसकी सतह मैंने अभी आपको बताया उससे अलग हो रहा है, तो वहां पर के सेंस में भी आपका इसी प्रकार से यूज होता है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल, तो ऑफ वहां पर भी आ रहा है, वहां से भी आप जो सरफेस है उससे अलग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका ओ डबल एफ वाला जो है वो आएगा। अच्छा, एक सेंस आपका यहाँ से ये भी निकलता है क्या, कि किसी तरीके से दूर रहने के अर्थ के सेंस में भी आपका यूज होता है, सरफेस वहां पर भी आपका अलग होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि फूलों से दूर रहो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कहते हैं हम, फूलों से दूर रहो, यानी कि आप कहेंगे उसे कि कीप डैश द फ्लावर्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी FLOWERS, यहाँ पर भी आप देखेंगे
तो दूर रहने की बात की जा रही है, सरफेस से अलग होने की बात की जा रही है। और मैंने अभी आपको बताया भी कि जब दूर रहोगे अर्थ की बात की जाए तो वहाँ भी आपका OFF ऑफ वाला ही आता है, यानी कि कीप ऑफ द फ्लावर्स आपका सही हो जाएगा। तो आपके इसमें इतने ही रूल थे, और जो आपके प्रपोजिशन है तो वो हम देखेंगे जो है वो अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में। जो मैंने पिछले वाले पार्ट में एक सेंटेंस पूछा था, सबसे पहले बात करते हैं उसके आंसर की, उसके बाद हम पूछेंगे एक और। इस वीडियो का भी सेंटेंस पिछला वाला था, आई प्रिफर मिल्क डैश टी। ये डीएलएड में पूछा गया था, वही मैंने पूछा था। और देन और टू में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन के लिए अगर बात करें आंसर की तो टू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने इसने टू आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही था। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका एक रूल होता है कि यहाँ पर जो प्रिफर है ये आपका वर्ब एक टू जो है प्रपोजिशन इसी के साथ आता है। तो आप क्या इसको कह सकते हैं कि द वर्ब जो प्रिफर है वो ऑलवेज टेक्स द प्रपोजिशन टू आफ्टर इट। तो इसी के साथ ही आता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आई प्रेफर मिल्क टू टी आपका सही होगा, देन टी जो है वो नहीं होगा। सुनने में देन सही लगता है पर आपका टू टी जो है वो होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का प्रश्न। तो सेंटेंस आपका है, जो पिछला वाला हमने क्लास लिया था वो और इस दोनों से मिलाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पढ़ा मैं चुका हूँ, द फैन इज डैश माई हेड। ये आपका जो है वो सेंटेंस है। तो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पर दे रखी है उसकी जगह क्या आएगा। सबसे पहला बहुविकल्पी आपका है अंडर, दूसरा ऑप्शन है आपका अपॉन। मैं ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हों, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं पिछली वाली क्लास से लेकर अभी तक की क्लास में। सी ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ ओवर, और डी ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ नन ऑफ दिस। ये चार जो है वो ऑप्शन है। देखते हैं कितने लोग ने सही से समझा है और कितने लोग इसका सही आंसर जो है वो देते हैं। आंसर की बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य दीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।